हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे shear स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट। पर उस लिक्विफैक्शन के कंसेप्ट को करने के लिए उसको मैं धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा। कैसे? वो ऐसे कि पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन का, उससे धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते करते उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर जाएंगे जिसको हम लिक्विफैक्शन का नाम दे रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। इस तरफ y एक्सिस पे हमारे पास होगा shear स्ट्रेस और x एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे shear स्ट्रेन। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो मैं डायरेक्टली ग्राफ बना सकता था, पर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज पता है कि मैं ज्यादातर जितना हो सकता है टाइम और मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना हो सकता है मैं डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम जो ज्यादा बेसिक पैरामीटर होता है ना उसको बनाते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उस पर हम बनाते हैं जो वेरी करे इसके अकॉर्डिंग। जब भी डिफॉर्मेशन आएगी या कुछ भी होगा, ठीक है, जब भी लोड लगेगा कुछ भी होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन आएगी तो स्ट्रेन जो होगी ना वो मेजर की जाएगी। स्ट्रेस तो हम निकालेंगे जो एक्चुअल में कुछ होगा ना, राइट, कुछ डिफॉर्मेशन आएगी हमारे सॉइल में तो उसकी वजह से एक स्ट्रेन पैदा होगी, स्ट्रेन, उस स्ट्रेन की वजह से एक स्ट्रेस आएगी। तो बेसिक पैरामीटर इन दोनों में से कौन सा हुआ? स्ट्रेन। और स्ट्रेस इज अ मोर डिराइव्ड कंसेप्ट, ठीक है, तो इसको हम इधर ले रहे हैं। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज अ बेसिक, मोर बेसिक पैरामीटर, इसलिए x एक्सिस ऐसे होता है। y एक्सिस इज अ मोर डिराइव्ड कंसेप्ट, ठीक है, डिराइव्ड पैरामीटर, वो फंक्शन ऑफ x होता है। shear स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ shear स्ट्रेन, ठीक है, इसलिए हम इधर x एक्सिस पे shear स्ट्रेन का मतलब उसको डिनोट करते हैं और जो y एक्सिस है उस पे हम shear स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, राइट। अब इससे shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन के बीच में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, डेफिनेटली बनाने जा रहे हैं, पर ऐसे नहीं किसी का भी। हम बनाने जा रहे हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का। और मैंने आपसे पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर shear स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर सॉइल को क्लासिफाई करना हो, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को, तो हम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज लूज एंड सेकंड इज डेंस, ठीक है। तो लूज और डेंस में हम अपने ग्रैनुलर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हम shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन जो ग्रैनुलर सॉइल के लिए बनाने जा रहे हैं उसमें भी फिर इसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा डेंस सॉइल का। डेंस कौन सा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अभी जो भी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ ग्रैनुलर सॉइल के लिए बनाने जा रहा हूँ, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फिर उसकी मदद से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्ले का कैसा होता है। पर अभी अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए जो भी डिस्कशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, बस, ठीक है। तो पहले मैं बनाने जा रहा हूं डेंस सॉइल का। अगर मैं डेंस सॉइल का shear स्ट्रेस वर्सेस shear स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनता है कि पहले ऑफ कोर्स स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस बढ़ रही पर एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये डिक्रीज करने लग जाती है और फिर अप्रोक्सीमेटली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस का। इसको मैं इसे डिनोट कर देता हूं, दिस इज सिग्मा यू से इसको मैंने डिनोट कर दिया। सिग्मा यू क्या है? सिग्मा यू इज अल्टीमेट स्ट्रेस, राइट, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ डेंस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। नो, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जब इसका पीक आ गया देन पोस्ट पीक अप देयर इज ए ड्रॉप, ठीक है। इसको हम इसीलिए टेक्निकल लैंग्वेज में भी यही नाम देते हैं। ये जो ड्रॉप है ना इसको हम नाम देते हैं पोस्ट पिकअप ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है यहां पर ड्रॉप नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला,
इसको हम कहते हैं पोस्ट पिकअप। इसको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं, पोस्ट पिकअप ड्रॉप। देखिए हर चीज की गहराई में जाएंगे हम। पोस्ट मतलब बाद, पीक आ गया, इसका पीक, पोस्ट पिकअप, पोस्ट पिकअप ड्रॉप आया तो पोस्ट पिकअप ड्रॉप इसका नाम है। टेक्निकल नाम जो कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये आता कहां पे है, ये आता है एट ए स्ट्रेन ऑफ 2 to 5%। अगर मैं डिनोट करूं कि कहां पर आता है ये, तो दिस कम्स एट ए स्ट्रेन ऑफ 2 to 5%। 2% to 5% की स्ट्रेन के ऊपर ये पोस्ट पिकअप ड्रॉप आता है। और इस पोस्ट पिकअप ड्रॉप की वजह से जो शीयर स्ट्रेंथ है हमारे सॉइल की, दैट रिड्यूसेस बाय 20 to 25%, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसको मैं इससे डिनोट कर देता हूं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस there is a loss of 20 to 25% or 20 to 30% rather. There is a loss of 20 to 30%, 20% to 30% in strength, in shear strength, right? यहां पर एक पोस्ट पिकअप ड्रॉप देखने को मिलता है जो कि उसकी वजह से 20-30% रिडक्शन हो जाती है शीयर स्ट्रेंथ में। तो अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ डेंस सॉइल्स, कौन से, कोर्स ग्रेन सॉइल, ऑफ कोर्स जो बात हो रही है यहां पे किसकी हो रही है, कोर्स ग्रेन सॉइल्स की। तो व्हाट इज द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल्स, डेंस, ये वाली, दिस इज, ठीक है। हाँ अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफिकली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ये बहुत जरूरी है। अकेला कह दीजिए शीयर स्ट्रेंथ ये वाली है, ये कह दीजिए पोस्ट पिकअप व्हाट इज द शीयर स्ट्रेंथ, फिर ये वाली है, देन इट इज दिस वन, ठीक है। जो आफ्टर दिस रिडक्शन जो हो गई है, देन इट इज दिस वन। नाउ ये 2 to 5% पे आती है, इतना 20 to 30% रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। अब ये आ क्यों रही है, ठीक है आ रही है, ओके, हमने देख लिया बिहेवियर, बट वी आर इंजीनियर्स, ऐसे नहीं ऑब्जर्व करके नहीं छोड़ देंगे, इसका कोई रीजन बताएंगे। रीजन क्या है इसका, रीजन वही जो डेंस का एक डिस्टिंक्ट पार्ट होता है ओवर द लूज सॉइल्स, जो डेंस सॉइल्स का एक एडवांटेजियस पार्ट होता है ओवर द लूज सॉइल्स इन टर्म्स ऑफ शीयर स्ट्रेंथ। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कौन सा है वो, डेंस सॉइल में एक कौन सी ऐसी चीज है जो उसको ओवर द लूज सॉइल एक शीयर स्ट्रेंथ प्रदान करती है, कौन सी चीज है वो, व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट, इंटरलॉकिंग। तो ये जो ड्रॉप आया है ये तभी आया है कि वो चीज जो डेंस सॉइल के पास थी, एक एडवांटेज था ओवर द लूज सॉइल्स, वो खत्म हो गई है। यहां पर जाके इंटरलॉकिंग खत्म हो जाती है, इंटरलॉकिंग ब्रेक्स, जिसकी वजह से 20 to 30% रिडक्शन इन शीयर स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं हमको, राइट। ये क्यों आ रही है, पोस्ट पिकअप ड्रॉप का जो रीजन है, आई कैन राइट इट समवेयर हियर, पोस्ट पिकअप ड्रॉप, आई कैन राइट यस हियर, समवेयर हियर, पोस्ट पिकअप ड्रॉप, इसका जो रीजन है, राइट, इसका रीजन दैट इज, आई शुड राइट इट विद ब्लैक मैन ओनली, पोस्ट पिकअप ड्रॉप है, इसका जो रीजन है दैट इज ब्रेक, इंटरलॉकिंग ब्रेकेज, इंटरलॉकिंग ब्रेक, इंटरलॉकिंग ब्रेकेज ऑफ these dense soils, उनमें एक इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। जाहिर सी बात है, मान लीजिए ऐसे मैंने अपने हाथ को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे, स्ट्रेन का क्या मतलब है, मूवमेंट हो रही है, शियर की मूवमेंट कैसे होती है, अलोंग द सरफेस, ये ऐसे थी, अलोंग द सरफेस मूवमेंट होने लग गई, देखिए ऐसे था,
अलोंग द सरफेस मूवमेंट होने लग गई, इंटरलॉकिंग टूट गई ना, बस यही सॉइल के केस में हो रहा है। सिंपल है। मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स भी हो, जब मैं समझाऊंगा देन इट इज सिंपल। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी वजह से पोस्ट पिकअप ड्रॉप आ जाएगा शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन के बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे फॉर डेंस सॉइल्स। अब ये तो बात कर ली हमने किसकी, डेंस सॉइल्स की। जो भी यहां पर बात करिए दिस इज फॉर डेंस सॉइल्स। इस ग्राफ को मैं अलग से ऐसे डिनोट भी कर देता हूं विद दिस पर्टिकुलर ग्रीन पेन, दैट दिस इज फॉर डेंस सॉइल्स। जो भी अभी तक हमने इस ग्राफ के बारे में बात करी है, जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर, दिस ऑल कंटेक्स्ट इज फॉर डेंस सॉइल्स। और ऑफ कोर्स कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ अब मैं बात करूंगा लूज सॉइल्स की। लूज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स का अगर मैं बिहेवियर आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसे यहां पर शीयर स्ट्रेन से शीयर स्ट्रेस बढ़ती रही 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 बढ़ती रही, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिल जाएगा। सम दिस टाइप ऑफ ग्राफ प्रोग्रेसिवली शीयर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग विद शीयर स्ट्रेन। इसलिए इसमें जो फेलियर हमको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फेलियर। इस फेलियर का क्या नाम है जो लूज सॉइल्स के केस में हमको देखने को मिल रहा है? दिस फॉर लूज सॉइल्स जो हमको एक फेलियर देखने को मिल रहा है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फेलियर। जो डेंस सॉइल में देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं ब्रिटल फेलियर। इस चीज को मैं लिखूंगा जब मैं इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है उसको इरेज करके, क्योंकि और भी कुछ चीजें लिखने की मुझको जरूरत है, वो सब कुछ इधर नहीं आएगा। राइट, आई हैव ए स्पेस कंस्ट्रेंट राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज सम इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स आल्सो आई कैन नॉट परचेज बिगर बोर्ड। तो यहां पर इसको इरेज करके आई विल राइट ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे ब्रिटल और ब्रिटल फेलियर, प्रोग्रेसिव फेलियर, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर लिखूंगा। पर अब के लिए दोबारा आपको समझा दूं कि प्रोग्रेसिवली शीयर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग विद शीयर स्ट्रेन। तो इसमें जो हमको फेलियर देखने, फेलियर कैसे होता है अब मैं बताता हूं आपको, पर इसका जो पर्टिकुलर फेलियर होगा इस लूज सॉइल का, इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव फेलियर। प्रोग्रेसिवली चीजें हो रही है इसमें, एकदम से ब्रिटल फेलियर जो एकदम से फेलियर हो। आरसीसी में पढ़ते हो कंक्रीट जो ओवर इन्फोर्स्ड डिजाइन कर दे हम, उसमें क्या होता है? ब्रिटल फेलियर। ब्रिटल मतलब एकदम से बिना वार्निंग फेलियर हो जाए, एकदम से जो हो जाए ब्रिटल फेलियर। जो आराम आराम से हो प्रोग्रेसिव फेलियर। ठीक है, अब इस लूज सॉइल के केस में आप साफ साफ देख सकते हो कि कुछ ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है जिसको हम डिनोट कर सके कि अच्छा ये वाली स्ट्रेस है जिसमें हम कह देंगे कि फेलियर हो गया, कह नहीं सकते। तो क्या करें? स्ट्रेन के हिसाब से आप इसके फेलियर को डिनोट करो। स्ट्रेन के हिसाब से, हाँ मैं बता देता हूं किस स्ट्रेन के हिसाब से, फिर ये भी बताऊंगा कि क्यों। देखिए इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, 20 to 25%, 20% to 25% की जो शीयर स्ट्रेन होगी इस पे हम कह देंगे किसका फेलियर आ गया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखिए स्ट्रेस की टर्म्स में तो कोई ऐसा पॉइंट आ नहीं रहा जहां पे हम इसके फेलियर को डिनोट कर सकें, पर स्ट्रेन के केस में हम डेफिनेटली एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। क्यों? स्ट्रेन का मतलब क्या है? जब भी किसी मटेरियल में स्ट्रेन आएगा उसका मतलब क्या है कि सॉइल के पार्टिकल्स डिफॉर्म हो रहे हैं। जब सॉइल के पार्टिकल्स डिफॉर्म होंगे देन ऑफ कोर्स फाउंडेशन जो उसके ऊपर बनी है उसकी सेटलमेंट होने लग जाएगी। और फाउंडेशन की सेटलमेंट के साथ क्या होता है ये आजकल हम देख ही रहे हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं। एक कॉमेडी वीडियो से बन रही है, कॉमेडी शॉर्ट सा बन रहा है यूट्यूब शॉर्ट पे, मैंने देखा था कि एक आदमी कह रहा है कि आप गलत कह रहे हैं, पुल टूटा नहीं है पुल बैठा है। राइट, तो वो देखने में थोड़ा सा कॉमेडी सा लगता है, एक्चुअली टेक्निकली ही इज करेक्ट, पर आम कोई बंदा जिसको सिविल इंजीनियरिंग जिसने नहीं पढ़ी वो तो यही कहना है कि पुल टूट गया। बात भी सही है यार, सेटलमेंट होगी फाउंडेशन की,
सेटलमेंट फाउंडेशन की हो गई, उसकी वजह से पुल में क्रैक आ गए तो फिर पुल भी टूटा है, ठीक है ना। एक्चुअली पुल टूटने का कारण यही है कि फाउंडेशन की सेटलमेंट हुई है, ठीक है ना। फाउंडेशन की सेटलमेंट होगी, पुल में क्रैक आ गए और फिर पुल टूटा भी है, बात हुई। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, राइट। तो इसमें फिर क्या होता है वो आपने देख ही लिया। तो डेफिनेटली एक लिमिट के आगे हम डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आजकल जो फ्लड्स आ रहे हैं उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने ही है। पुल टूट रहे हैं, सेटलमेंट हो रही है फाउंडेशन की, पुल टूट रहे हैं, ये कुछ होता है। अगर एक्सेसिव सेटलमेंट आ जाए तो आपके सामने लाइव एग्जांपल आजकल चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक हमको डिफाइन करनी पड़ती है लिमिट कि इसके आगे शियर स्ट्रेन मत होने देना, नहीं तो चाहे शियर स्ट्रेंथ के केस में, चाहे आपका सॉइल शियर के केस में फेल नहीं करा, पर जिसके लिए हमने सॉइल की टेस्टिंग करी थी, जिसके लिए जो भी हमने करा था सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू, वो पर्पस ही डिफीट हो गया, तो क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं कि अच्छा 20 to 25% ये एक लिमिट हम ले लेते हैं कि इसके आगे अब शियर स्ट्रेन मत होने देना। अगर ये लिमिट शियर स्ट्रेन की रीच कर गई तो बस, चाहे सॉइल के पार्टिकल्स फेल नहीं करे, पर इससे आगे आप अपनी शियर स्ट्रेन को लेके नहीं जा सकते, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी शियर स्ट्रेस होगी उसको आप एक अपनी शियर स्ट्रेंथ ही कह दोगे, ठीक है, दैट दिस इज आवर शियर स्ट्रेंथ। क्योंकि इसके आगे हम शियर स्ट्रेन को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे एक्सेसिव सेटलमेंट फाउंडेशन की हो जाएगी जो उसके ऊपर बनी है, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस सॉइल, ठीक है। नो, अब ये तो हो गया। वैसे इसके आपको मैं ये भी बता दूं कि ट्रजागी ने पहले अपने टाइम पे ये बात बोली थी कि दैट जो सॉइल है उसको, या जो फाउंडेशन है उसको स्टेपसन की तरह देखा जाता है, ठीक है, कि उसको एक ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती फाउंडेशन को। और फाउंडेशन का उनका मतलब था कि सॉइल बिलो जो है उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं की जाती, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो फिर मटेरियल्स कंस्ट्रक्ट करने में और जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसको स्ट्रक्चर एनालाइज करने में और बाकी सब करने में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और सॉइल जिसके ऊपर, जिसने अल्टीमेटली सब कुछ लोड लेना है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और वो बातें आज भी ट्रू है। उसकी वजह से ही ये सब कुछ कोलैप्स कर रहा है। डेफिनेटली नालायकी भी है डिपार्टमेंट्स की, पर ये बात भी सच है कि सॉइल को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ड्यूरिंग द डिजाइन वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, राइट। तो यहां पर लूज सॉइल्स ऐसे इस तरीके से प्रोग्रेसिव फेलियर करेंगे, ठीक है। नाउ अब इस चीज को आपको एक ब्रॉड अंदाजा हो गया कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे डेंस सॉइल्स और लूज सॉइल्स का, तो वो कैसे कैसे बिहेव करेंगे और कैसे कैसे उनका फेलियर का पैटर्न होगा, राइट। नाउ अब इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ी सी पानी की सिप ले लूं मैं, राइट। सिप ऑफ वाटर इज नेसेसरी नाउ। नाउ आई विल रब दिस। अब थोड़ी सी और चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जो टफ पार्ट था वो हो गया, अब आसान पार्ट शुरू हो गया। नो, लेट मी रब दिस। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि डेंस सॉइल्स और लूज सॉइल्स, उनमें कौन कौन से फेलियर पैटर्न है उसका प्रॉपर नाम अभी मैं यहां पर लिखता हूं। जो तो है डेंस सॉइल्स, ऑफ कोर्स यहां पे किसकी बात की जा रही है, कोर्स ग्रेन सॉइल्स की। जो तो डेंस सॉइल्स, उसमें जो फेलियर पैटर्न है वो कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर। उसको हम ब्रिटल फेलियर का नाम देते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया क्यों। नो, किसी बुक में क्लियर हो ना हो कि क्यों इसको ऐसा कहते हैं, पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नो, ब्रिटल फेलियर, डेंस सॉइल में ब्रिटल फेलियर, जो लूज सॉइल्स होती है उसमें फेलियर होता है प्रोग्रेसिव फेलियर। प्रोग्रेसिव आराम आराम से होता है उसमें, राइट। प्रोग्रेसिव फेलियर देखने को मिलता है, राइट। अब जो ये, इसको मैं ऐसे ना लिख के
थोड़ा सा, क्योंकि इन सॉइल के बारे में थोड़ी सी और आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के कुछ इस तरीके का लिखूंगा कि डेंस सॉइल्स और लूज सॉइल्स। इसमें डेंस में आपको देखने को मिलेगा ब्रिटल फेलियर, और जो लूज सॉइल्स हैं उनमें देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिव फेलियर। अब ऐसे करके मैंने क्यों लिखा है? जो पहले लिखा था वो भी तो ठीक था, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें ये दिक्कत थी कि जो इसके रिलेटेड मैं और इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं वो पैटर्न में फिट नहीं होनी थी। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन की जो ब्रिटल फेलियर है ना, जो जैसा डेंस सॉइल में देखा जाता है, वो सिर्फ डेंस सैंड में नहीं देखा जाता, राइट? जो मैंने यहाँ पे लिखा डेंस सॉइल, स्पेशली यहाँ पे बेटर वर्ड जो फेलियर के लिए और जो मैंने पैटर्न्स आपको बताए हैं, इसकी जगह पे जो बेटर वर्ड है यहाँ पर, दैट इज डेंस सैंड एंड लूज सैंड। ऑफ कोर्स लूज सॉइल, कोसग्रेन सॉइल की बात करी जा रही है, बट जो ये मेनली ऑब्जर्व किया गया और जो टेस्टिंग करी गई है वो सैंड पे की गई है। तो डेंस सैंड में ब्रिटल फेलियर और लूज सैंड में प्रोग्रेसिव फेलियर, ये तो होता है, ये हमने अभी देख लिया, इन डिटेल देख लिया क्यों और कैसे होता है। पर बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये ब्रिटल फेलियर, इस तरीके का बिहेवियर सिर्फ डेंस सैंड में नहीं होता, और भी सॉइल्स होती हैं जिसमें इस तरीके का फेलियर कि एक आया, पीक आया, उसके बाद पोस्ट पिकअप ड्रॉप, वो दो और टाइप की सॉइल में हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सी? दो और कैटेगरीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, राइट? ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, इसमें भी हमको ये ब्रिटल फेलियर देखने को मिलता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है उसमें क्या है कि जो हमारी जो क्ले है वो एक तरीके से बिहेव कर रही है, राइट? बिकॉज इट इज इन ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज। अब हम जब उस पर एक एडिशनल स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, पहले बिल्डिंग बनी हुई थी, हमने उसको गिरा दिया, अब उससे बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या होगा? जब वो ओवर से नॉर्मल की स्टेज में वापस जाएगी तो एक एब्रप्ट चेंज आया, राइट? ओवर में वो क्वाइट हाई रेजिस्टेंस पैदा कर रही थी, नॉर्मल में इट इज बिहेविंग लाइक यूजुअल। ओवर में ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में जाने के कारण एक एडिशनल स्ट्रेस उसमें आ गई थी। जब वो नॉर्मल में आई तो एक डिफरेंस, एक जो उसमें वो आया, राइट? कैसे बताऊं मैं इसको कि उसमें आप मेरी भावनाएं समझ सकते हैं, राइट? उसमें एक एब्रप्ट चेंज आया हमारी सॉइल में। ओवर में हाई स्ट्रेंथ थी, इट वाज ओवर कंसोलिडेटेड, जब नॉर्मल में आई यूजुअल उसका बिहेवियर स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो उसकी वजह से जो एब्रप्ट चेंज आया ना ओवर से नॉर्मल में जाने की वजह से, तो वो उस चीज को रेप्लिकेट कर रहा है जो एक पोस्ट पिकअप ड्रॉप आया है, जो पीक के बाद एकदम ड्रॉप आया है, उस चीज को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है? जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में, तो इसलिए ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में भी ऐसा ब्रिटल फेलियर हमको देखने को मिलता है। पर अगर मैं बात करूं नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की, वो तो ऐसे प्रोग्रेसिवली मूव करती जाएगी, उसका शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन का ग्राफ ऐसे प्रोग्रेसिवली मूव करता जाएगा जैसे लूज सैंड के केस में होता है, ठीक है? तो ऐसे प्रोग्रेसिव फेलियर इसकी वजह से हमको नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले उसमें भी देखने को मिलता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले उसमें भी देखने को मिलता है हमको, राइट? अब ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में तो डेफिनेटली देखने को मिलता है, पर उसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन सेंसिटिव क्लेस। सेंसिटिव क्ले में भी क्या हो रहा है? सेंसिटिव क्ले का मतलब क्या है कि जब हम उसको रीमोल्ड करेंगे, रीमोल्डिंग हुई उस क्ले की, तो क्या होगा? एब्रप्ट डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ, एब्रप्ट डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ। एब्रप्ट डिक्रीज किस चीज को डिनोट कर रहा है? उसी चीज को जो पोस्ट पिकअप ड्रॉप हो रहा है, उस चीज को डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एब्रप्ट चेंज इन शियर स्ट्रेंथ जो देखने को आपको मिल रहा है वो मतलब सेम, ठीक है, इक्विवेलेंट है वो जो पोस्ट पिकअप ड्रॉप आता है।
इन डेंस सैंड, ठीक है। सेंसिटिव क्ले का मतलब यही होता है ना कि जब हमने रीमोल्ड किया, सेंसिटिव है वो, रीमोल्ड करा तो अब्रप्ट डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ, अब्रप्ट डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ किस चीज को रेप्लिकेट कर रहा है? पोस्ट पिकअप ड्रॉप को, जो अभी अभी हम करके आए हैं। तो इसलिए इस तरीके का जो बिहेवियर पैटर्न है वो सेंसिटिव क्लेज में भी देखने को मिलता है। इसमें कौन सी ऐसी क्ले जिसमें प्रोग्रेसिव फेलियर हमको देखने को मिलता है नॉर्मल एक्सोल्ट क्ले के साथ साथ? इट इज इन रीमोल्डेड क्ले। एक बार जो रीमोल्ड हो गई, देखिए जब वो अभी रीमोल्ड हुई नहीं है, इट इज सेंसिटिव क्ले, पर सेंसिटिव क्ले है, अब हमने उसको रिमोल्डिंग कर दी। जब सेंसिटिव थी तब उसको रिमोल्डिंग जब उसकी करी तब पोस्ट पिकअप ड्रॉप वाला उसका फेज आया। अब वो रिमोल्डिंग उसकी हो चुकी है। अब अगर इस रिमोल्डेड क्ले के ऊपर हम दोबारा टेस्ट करेंगे तो प्रोग्रेसिवली अब ये राइट इट विल प्रोग्रेसिवली शो इट्स इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेन। प्रोग्रेसिवली होगा, ठीक है। बॉन्ड तो टूट गए, रीमोल्ड करा, टूट गए बॉन्ड। जो टूट गए बॉन्ड, जो बॉन्ड टूटे हैं वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? जो इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग थी डेंस सॉइल में वो टूटी, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेंस सैंड के केस में जो ऐसे बॉन्डिंग थी, इंटरलॉकिंग थी, वो टूटी है। सेंसिटिव क्ले के केस में जो बॉन्ड्स थे वो टूटे हैं। सेंसिटिव क्ले में केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, डेंस सैंड में इंटरलॉकिंग टूट रही है। उसके बाद जब रीमोल्डिंग हो गई, उसकी टेस्ट करोगे, फिर तो एक प्रोग्रेसिव फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ वील delve deeper into this। थोड़ा सा इसमें और डीप में हम डेल्व करेंगे और उस कंसेप्ट के हम और नजदीक पहुंचेंगे जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी, राइट। कौन सा? लिक्विफैक्शन। देखिए लिक्विफैक्शन अगर आपने पहले पढ़ा होगा, इतनी गहराई में, इतनी अप्रोच धीरे धीरे करके जैसे मैं करा रहा हूं, शायद इतनी गहराई में, राइट, शायद इतनी गहराई में नहीं पड़ा होगा, राइट। नो, अब लिक्विफैक्शन को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं हम एक ग्राफ करें, विच इज अ ग्राफ बिटवीन शियर स्ट्रेन ऑन, इधर हमारी डायग्राम, हम इसमें डायग्राम बनाएंगे ना, इसमें भी ग्राफ सब बनाएंगे, वो इट शुड नॉट इंटरफेयर विद दिस राइटिंग। इधर डिनोट कर देता हूं मैं शियर स्ट्रेन, एक्स एक्सिस इज शियर स्ट्रेन, पर यहां पर वाई एक्सिस पे हम शियर स्ट्रेस ना डिनोट करके चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर होगा तो पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, इससे नीचे होगा तो नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। ऊपर हुआ तो मतलब वॉल्यूम बड़ी है, इसके नीचे हुआ तो वॉल्यूम कम हुई है, ठीक है। डेंस सैंड के केस में कैसा होता है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो डेंस सैंड है वो कैसी है? ऐसे हमारे पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में देयर इज अ नेक्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज इंटरलॉकिंग है इनके बीच में, ठीक है ना। एक इंटरलॉकिंग से क्रिएट, जब हमने थोड़ा सा एक वाइब्रेशन दी, इसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन दी, वाइब्रेशन की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल, या उसकी तब बात करी जाती है जब सिस्मिक और डायनेमिक लोडिंग हो। सिस्मिक डायनेमिक ये है, यही चीजें क्या है? सिस्मिक लोडिंग का मतलब अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तब जैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम कहते हैं सिस्मिक फोर्सेस, ठीक है। तो सिस्मिक फोर्स हो, सिस्मिक का मतलब अर्थक्वेक, सिस्मिक फोर्स हो, और सिस्मिक लोडिंग, बेटर टेक्निकल वर्ड हियर इज सिस्मिक लोडिंग। टेक्निकल वर्ड्स से हमको रूबरू होना चाहिए डेफिनेटली।
सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग, राइट, सिस्मिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग। इसमें सिस्मिक लोडिंग या डायनामिक लोडिंग, सिस्मिक लोडिंग का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया कि सिस्मिक लोडिंग का मतलब होता है अर्थक्वेक। डायनामिक लोडिंग का क्या मतलब होता है? डायनामिक लोडिंग की जैसे मान लीजिए आप पाइल ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से हैमर आप लेके आए, ये मेरी पाइल है, पाइल को ड्राइव करो, ऊपर से हैमर लेके आए, डायनामिक लोड, अब्रप्ट जो एकदम से लोड लगे, डायनामिक लोड, समझ गए? एसपीटी टेस्ट करते हो आप जिनको ये एसपीटी टेस्ट का पता है उनको समझ लग गया किसकी बात कर रहा हूं मैं। जिनको नहीं पता उसमें मैं बता देता हूं कि एक हैमर से स्ट्राइक करते होते हैं हम अपने सैंपलर को, और जो भी ऑपरेटर्स होता है एसपीटी का, हैमर से स्ट्राइक करते हो, ऊपर से हैमर था, डायनेमिक लोड। ठीक है, इस तरीके के जो लोड होते हैं उनको हम कहते हैं डायनेमिक लोड। तो सिस्मिक लोडिंग आए या डायनेमिक लोडिंग आए, इनका बिहेवियर जो होता है ना लोडिंग का, वो तकरीबन एक जैसा होता है, और जो वो रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारे सॉइल में वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जब सिस्मिक लोडिंग आए, सिस्मिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग, तो उसमें क्या होता है कि जब हम डेंस सैंड की बात करें जिसमें इंटरलॉकिंग है, तब पहले शियर स्ट्रेन थोड़ा सा जब इंक्रीज करे, पहले तो ये और डेंस हो जाती है। और डेंस मतलब वॉल्यूम इनका कम होगा, और डेंस हो गए, उतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड्स पैक हो सकते हैं, राइट? उतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड्स पैक हो सकते हैं, या उतने ही सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम कम रहेगी, जैसे मर्जी आप इसको कह दो। ठीक है, एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो मतलब वॉल्यूम डेल्टा वी कम हो गया, डेल्टा वी रिड्यूसेस, ओके है, रिड्यूस। पर उसके बाद क्या होगा? रिड्यूस क्यों कर रहा है? देखिए, आप अपने कुछ भी जो किसी भी कंटेनर में आप कुछ भरते हैं, ठीक है, कोई भी पाउडर भर रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन पाउडर भर रहे हैं, सत्तू भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, तो उसको अगर आपको ज्यादा स्पेस क्रिएट, डब्बा फिल हो गया पर वो पाउडर बनने वाला पड़ा है, तो क्या करते हो? उसको थोड़ा शेक करते हो। जो वो शेक कर रहे हो ना, यू आर इमिटेटिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वाले इफेक्ट्स दे रहे हो उस डब्बे को आप। ठीक है ना चाहते हुए भी अपने मतलब आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही, पर अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप उस डब्बे को अर्थक्वेक वाले इफेक्ट दे रहे हो। ठीक है, तभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, पर अब जब नेक्स्ट टाइम करोगे तब याद रखना कि अर्थक्वेक वाला इफेक्ट दे रहा हूं, इससे जो लूज सैंड होगी उसमें लिक्विफेक्शन आएगी। करेंगे अभी हम ऐसे रिलेट करके, अगली बार जब करोगे तो ऐसे दिमाग में कंसेप्ट रिविजिट कर लेना, राइट? नो, तो डेंस सैंड में क्या होता है, एक बार जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होती है, वो वॉल्यूम रिड्यूस हुई, ठीक है, क्योंकि और ज्यादा ये पैक हो गए। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसकी इंटरलॉकिंग टूट जाती है। ठीक है, शेक करने लगे, ऐसी इंटरलॉकिंग थी, शेक करने लगे, टूट गई इंटरलॉकिंग टूट गई। जब इंटरलॉकिंग टूट गई तब इनके बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लग जाएगा, मतलब डेल्टा वी इंक्रीज करने लग जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डेफिनेटली, पर उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ये जो पॉइंट है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग जो लोएस्ट पॉइंट है वॉल्यूम रिडक्शन का, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरलॉकिंग ब्रेकेज। ये यहां पर इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गई। पर जब मैं बात करूं लूज सॉइल की, लूज सैंड की अगर मैं बात करूं, जो ये वाली कर्व है, दिस इज फॉर डेंस सैंड, राइट? दिस इज फॉर डेंस सैंड। पर अगर मैं बात करूं लूज सैंड की, राइट, लूज को मैं बनाऊंगा इस रेड से। लूज की बात करूं तो इट इज सिंपली जैसे आप प्रोटीन पाउडर या अपना सत्तू या कोई भी पाउडर पैक करते होगे उस कंटेनर में और उसको हिलाते होगे, तो हिलाते हुए उसको क्या हो रहा है, अर्थक्वेक वाले एक्शन आप जो दे रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डेंसली पैक हो रहा है। और जगह बनानी है, थोड़ा और शेक करोगे तो वो जो लूज है वो डेंस होता जा रहा है।
तो वो होता जा रहा होता है, वो क्या चीज कर रहे हो, लूज को डेंस बना रहे हो, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो लूज इट्स वॉल्यूम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये ऐसे लूज सैंड का कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम का शीयर स्ट्रेन के साथ ग्राफ बनाऊं, ठीक है। लूज सैंड का इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है जब सिस्मिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग एक्ट करे, ठीक है। अब ये तो ग्राफ हो गया चेंज इन वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू शीयर स्ट्रेन के साथ। अब हम करेंगे सेकंड ग्राफ विच विल बी, इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसका भी कोई काम नहीं है। द सेकंड ग्राफ जो हम करेंगे दैट विल बी चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस और शीयर स्ट्रेन ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। सिस्मिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग की ऑफ कोर्स बात हो रही है यहां पे। अब अगर मैं बात करूं सिस्मिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग जब लगती है, धीरे धीरे करके हम अपने जो मेन कंसेप्ट है उस पर धीरे धीरे अब अप्रोच कर ही रहे हैं, बस थोड़ी सी देर और उस मेन कंसेप्ट पे हम अप्रोच कर जाएंगे। टिक टिक शुरू हो गई है नाउ। देखिए क्या होगा इसमें, ये तो हमने देख लिया कि वॉल्यूम चेंज कैसे होगा शीयर स्ट्रेन के साथ। अब देख लेते हैं पोर वाटर प्रेशर। डेंस सैंड का हमने देखा कि पहले वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होने के साथ क्या होगा, ये मेरा ऐसे डेंस सैंड है मेरा, ठीक है। ये डेंस सैंड है, ठीक है। इसके बीच में मेरे पार्टिकल्स हैं, इसको अच्छे से बना नहीं पा रहा मैं, देखिए ये मेरे हैं पार्टिकल्स, इसके बीच है दूसरी पार्टिकल्स की लेयर जो इंटरलॉकिंग हुई हुई है, ओके, इट इज इंटरलॉक्ड। अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बनाने में हो गया, इट विल ऑफ कोर्स टच हियर, ठीक है ना, ऐसा कोई पार्टिकल हो गया। तो यहां पर जब वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, जो यहां पर वाटर था, वाटर को हम ब्लू से डिनोट करेंगे, वाटर इज ब्लू इन कलर। यहां पर जो वाटर था पहले इतनी स्पेस उसने घेरी हुई थी, अब वॉल्यूम कम हो गया तो पानी बाहर की तरफ प्रेशर मारेगा ना, राइट, मारेगा। क्यों, देखिए आप अपने मुंह में पानी फुला लीजिए, पानी लिया, राइट, पानी लेके आप अपने मुंह में फुला लीजिए, क्या हुआ है, फुलाने के बाद जब मैं ऐसे दे रहा था प्रेशर तो पानी भी इधर प्रेशर मार रहा था, तभी इक्विलिब्रियम में था। अगर इक्विलिब्रियम में ना होता तो मेरे मुंह से बाहर पानी निकल जाता। ऐसे जो कर रहा था तो पानी इधर दोबारा प्रेशर, एक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लग रहा था, ठीक है। पानी एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने लग गया जब मैं ऐसे करने लग गया, इसकी वॉल्यूम जब मैं रिड्यूस करने लग गया अपने सॉइल की, तो पानी एक और एडिशनल पोर वाटर प्रेशर इधर लगाने लग गया, मतलब पोर वाटर प्रेशर एडिशनल लगने लग गया हमारे सॉइल के ऊपर, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, सॉइल सॉलिड्स के ऊपर। एक ओवरऑल अगर आप देखोगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, मतलब डेल्टा यू हैव बिकम पॉजिटिव। कब, जब वॉल्यूम रिड्यूस हुई। तो पहले वॉल्यूम रिड्यूस हुई तो डेल्टा यू क्या हुआ, पॉजिटिव, डेल्टा यू हुआ पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, ओके। पर फिर उसके बाद आपको पता है कि इंटरलॉकिंग होगी ब्रेक, इंटरलॉकिंग ब्रेक होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया अब पानी के पास काफी जगह है, नाउ इट कैन रिलैक्स, अब ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं कराएगा, नाउ इस पे अब ये प्रेशर लगाएगा इट विल बी इवन लेसर, जो ये पहले लगा रहा था उससे भी कम होगा, काफी जगह है इसको फैलने के लिए, राइट, आराम से अब ये फैल सकता है, जो ऐसे आराम से फैल सकता है, तो सॉइल सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगा अभी, राइट। तो जो पोर वाटर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, कम,
पोर वाटर प्रेशर कम कब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है उसको हम नेगेटिव से डिनोट कर दें, ठीक है ना। पोर यहां पे जो पोर वाटर प्रेशर है, राइट, यू प्लस डेल्टा यू, एक्चुअल जो प्रेशर हो रहा है दैट इज यू प्लस डेल्टा यू। अगर मैं ऐसे कहूं तो जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है तो मैं कह रहा हूं डेल्टा यू पॉजिटिव। जब पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब कुछ इसमें माइनस हुआ था, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव। अब एक्चुअल में पोर वाटर प्रेशर कम हो गया जब पानी फैलने लग गया, तो पोर वाटर प्रेशर कम हो गया। मतलब जो पहले पोर वाटर था उसमें से पोर वाटर कुछ माइनस हुआ है, ठीक है। तो माइनस को मैं कैसे कह सकता हूं? एक्सेस कम हो गया। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, किसी चीज के डेफिसिट को शो करना हो तो क्या कह दो? एक्सेस कम हो गया। इंग्लिश वर्ड्स का आपस में इंटरप्ले है और कुछ नहीं। तो इसमें मैं ऐसे कह दूंगा कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ऐसे में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है जब वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होने लग गया? कम होने लग गया। आफ्टर दिस इंटरपार्टिकल ब्रेकेज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होने लग गया, ऐसा, ठीक है। कम होते होते ऐसा ग्राफ बना। जो डेल्टा वी का ग्राफ हम बना के है ना अभी उसकी मिरर इमेज है ये, और कुछ नहीं। इट्स मिरर इमेज अबाउट दिस एक्स एक्सिस। जो लूज हैंड है उसका क्या बनेगा? लूज हैंड में तो जैसे जैसे आप कर रहे हो, डब्बे को हिला रहे हो जिसमें आपने अपना प्रोटीन पाउडर डाला हुआ है, डब्बे को हिला रहे हो हिला रहे हो हिला रहे हो, कंपैक्ट हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, क्या हो रहा है? उसके ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। पानी के पास जगह नहीं है तो पानी प्रेशर डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बढ़ी रहे बढ़ी रहे बढ़ी रहे। पानी को निकलने की जगह नहीं है, आप उसमें प्रेशर डाल रहे हो तो पानी भी प्रेशर डालेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ। तो पानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अब पानी का बढ़ने लग गया। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो पानी का बढ़ने लग गया, इसको मैं भी रेज कर देता हूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आपको अब समय लग चुका है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बढ़ने लग गया, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। जो डेल्टा वी का ग्राफ था लूज हैंड के लिए उसकी मिरर इमेज है ये, राइट। ये आएगा हमारा लूज सैंड के लिए। दिस ग्राफ वॉज फॉर डेंस सैंड। ये हमने करा है लूज सैंड के लिए, ठीक। तो डेल्टा यू का ग्राफ हमने बना लिया विद शीयर स्ट्रेन फॉर लूज सैंड, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे नाउ। अब ग्राफ, इसके बाद एक और ग्राफ आता है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, पर वो ग्राफ अभी हम रुक के करेंगे, ठीक है। वो ग्राफ हम रुक के करेंगे। उससे पहले एक चीज यहां पे मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, दोबारा से यहां पर लिख दूं मैं डेल्टा यू। यहां पर इसी ग्राफ से मैं लिक्विफेक्शन के कंसेप्ट को उठा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, डेंस सैंड में क्या देखने को मिला आपको, इसको मैं दोबारा से अभी इरेज कर दूं। डेंस सैंड में आपको क्या देखने को मिला कि पोर आउट प्रेशर डेल्टा यू वो कम हो रहा है, डेल्टा यू कम हो रहा है डेंस सैंड में। इसको मैं ब्लू से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करूं? ब्लू से कर्व बनाइए, ब्लू से ग्राफ बनाया तो ये भी ब्लू से होगा। डेल्टा यू क्या हो रहा है इसमें? कम हो रहा है डेंस सैंड में। हाँ इनिशियली थोड़ा सा बड़ा था, इट्स ओके, बट अल्टीमेटली कम ही हो रहा है वो। लूज सैंड के केस में डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल स्ट्रेस वो तो उतनी है, सिग्मा उतना है। सिग्मा किसके इक्वल वैसे होता है? अगर इसको मैं तोड़ के लिखूं तो सिग्मा होता है सिग्मा बार प्लस यू, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर, अगर मैं पहले तो डेंस सैंड की बात कर लूं जो सेफ है, डेंस सैंड इज सेफ। क्यों? देखिए इसकी बात कर लूं, डेल्टा यू इसमें डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर यू क्या होगा, यू जो यहां पर यू लिखा जा रहा है दैट विल बी व्हाट, जो यू आई होगा पहले होगा इनिशियल पोर वाटर प्रेशर प्लस डेल्टा यू, ठीक है।
इसमें डेंस सैंड के केस में क्या हो रहा है, डेल्टा यू डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा यू डिक्रीज, मतलब डेल्टा यू डिक्रीज तो यू क्या हो जाएगा, यू विल ऑल्सो डिक्रीज। तो यहां पर यू इज डिक्रीजिंग, यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यू डिक्रीज, सिग्मा उतना रह रहा है, सिग्मा बार क्या करेगा फिर, इंक्रीज करेगा। सिग्मा उतना रह रहा है, यू डिक्रीज कर रहा है तो सिग्मा बार इंक्रीज करेगा, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो गई। वो चीज जो एक्चुअल में शीयर स्ट्रेंथ प्रदान करती है, सारी पॉजिटिव चीजें देती है हमारे सॉइल को, वो चीज इंक्रीज कर गई, सिग्मा बार इंक्रीज कर गया, वी आर सेफ। अब बात कर लेते हैं लूज सैंड की। देखिए इसमें क्या है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू। लूज सैंड के केस में क्या हो रहा है, डेल्टा यू इज इंक्रीजिंग, तो यू आई प्लस डेल्टा यू इंक्रीज, मतलब यू इंक्रीज, यू इंक्रीज कर गया, सिग्मा उतना रह रहा है, यू इंक्रीज कर गया, सिग्मा उतना रह रहा है, मतलब सिग्मा बार डिक्रीज कर गया, सिग्मा बार डिक्रीज कर गया। ये कौन सा केस था, डेंस सैंड का, डेंस का। दिस केस इज फॉर लूज सैंड। डेंस के केस में तो सिग्मा बार इंक्रीज हो गया, वी आर सेफ। लूज सैंड के केस में सिग्मा बार डिक्रीज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं रब कर देता हूं। इतना हमको अभी एस्टेब्लिश हो चुका है कि डेंस वाले केस में वी आर सेफ, जो चीज हमको बचाती है सिग्मा बार दैट इज इंक्रीजिंग, वी आर सेफ। लूज सैंड के केस में सिग्मा बार डिक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से देखिए अब क्या कुछ होता है, अब तबाही मचेगी। नाउ देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन। देखिए लूज सैंड के केस में सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू, जो यू है दैट इज इंक्रीजिंग, उसकी वजह से सिग्मा बार डिक्रीज कर रहा है। और जब ये सिग्मा बार डिक्रीज करते 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 जीरो हो गया तो क्या होगा, S इज इक्वल टू सी, तो जीरो होता है, सैंड की बात की जा रही है यहां पे, ध्यान दीजिए। सी तो कोहेजन क्या होती है, जीरो, कोसग्रीन सॉइल में सी जीरो, तो सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई, सी जीरो तो एस शीयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू सिग्मा एन बार टेन फाई। ओहो, अब सिग्मा एन बार जीरो हो गया, इसको थोड़ा दोबारा लिखूं मैं सही करके, सिग्मा एन बार जीरो हो गया, शीयर स्ट्रेंथ क्या हो गई, जीरो, शीयर स्ट्रेंथ जीरो, शीयर स्ट्रेंथ जीरो हो गई। तब सॉइल जिसके ऊपर फाउंडेशन टिकी हुई है, इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू सपोर्ट फाउंडेशन विच इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। चाहे यहां पर जीरो ना भी हुई हो, अगर उससे भी कम हो गई जो उस फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, मान लीजिए यहां पर मैं कह रहा हूं जीरो, मान लीजिए जीरो नहीं भी हुई पर उस कैपेसिटी से कम हो गई जो रिक्वायर्ड थी फाउंडेशन को स्टैंड करने के लिए सॉइल के ऊपर, उससे कम हो गई, तो अब सॉइल फेल होने लग जाएगा। सॉइल शीयर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से सॉइल फेल होने लग जाएगा। सॉइल फेल होने लग गया, ये जो भी हमने बात करी है इसमें ऑफ कोर्स एक बात आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व करी होगी कि हम पोर वाटर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पोर वाटर डेफिनेटली सैचुरेटेड सॉइल्स में ही होगा, ठीक है। तो जो भी हमने अभी भी बात करी है, ये चाहे मैं आपको ना भी बताता तो कॉमन सेंस से आपको ये बात पता थी कि सैचुरेटेड सैंड की ही बात करी जा रही है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सैंड में क्या हो रहा है, देखिए अभी मैं दोबारा लिक्विफैक्शन की थ्योरी को यहां पर लिखता हूं। देखिए अभी हम बहुत ही पास पहुंच चुके हैं, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन हम करेंगे। दिस लिक्विफैक्शन, इसमें क्या हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। लिक्विफैक्शन की डेफिनेशन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। लिक्विफैक्शन, it is not working, so no problem, we will use another. Liquefaction,
इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा लूज सैचुरेटेड सैंड थी उसमें जब सिस्मिक और डायनामिक लोडिंग लगी, चाहे सिस्मिक लोडिंग लगी चाहे डायनामिक लोडिंग लगी, उसमें क्या हुआ कि जो पोर वाटर प्रेशर था इसकी वजह से क्या हुआ कि पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर गया, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज। लूज सैचुरेटेड सैंड में जब सिस्मिक और डायनामिक लोडिंग लगी तब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर गया। इस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस reduced, इफेक्टिव स्ट्रेस गॉट reduced। उसकी वजह से क्या हुआ, shear strength reduced, shear strength reduced। जब reduce हो गई, when it got reduced, when shear strength reduce हो गई, now when this shear strength reduced below the requirement of shear strength, below the requirement of shear strength required for foundation constructed over it, required of course हमने कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया होगा, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अब कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, अगर हमने पर्टिकुलर मेजर्स नहीं लिए हो तो। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया फिर हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात आई कि आपने कौन कौन से फैक्टर अपने दिमाग में रखे हैं, उसके हिसाब से आपने कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर दिया है, ठीक है। When this shear strength reduced below the requirement of shear strength required for foundation constructed over this soil, constructed over this soil, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, उसको मैं लिखता हूं इस बोर्ड को रब करने के बाद। कंटिन्यूएशन में चल रहा है अभी भी। अब जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं और एक्सटेंड करके ऊपर लिखने जा रहा हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। वो तो जगह खत्म होगी, इसकी वजह से मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। तो देखिए जब बिलो हो गई उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देयर विल बी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड over this soil, constructed over this soil। अभी पर यह खत्म नहीं हुआ, सेटलमेंट हो गई, यहां पर चीज खत्म हो जाती तो डेफिनेटली डैमेज हुआ, पर इसके साथ कौन सी चीज ऑब्जर्व होती है वो मैं लिखने जा रहा हूं। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस सॉइल रादर फ्लो। सबकॉन्शियस से कोई थॉट आई होगी तो उसकी वजह से लिखा गया, कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस सॉइल अलोंग विथ, मैंने कहा था ना खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अलोंग विथ अपवर्ड फ्लो होता है डेफिनेटली। यहां पर अब डैमेज हो चुका है, पर जो फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाता है उसको मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे। ये होता है फाउंडेशन सेटल हो जाती है, उसके साथ साथ क्या होता है, along with upward flow of muddy water, क्या होगा, फाउंडेशन सेटल कर जाएगी और एक मडी वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर से सॉइल आने लग जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया, जब फाउंडेशन नीचे बैठ गई,
अब उस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को ऊपर जाने का रास्ता मिल गया तो वो जाएगा ऊपर, जहां से उसको जगह मिल गई वो तो डिसिपेट होगा ही होगा। कंसोलिडेशन में भी तो यही हो रहा था, टू वे ड्रेनेज, वन वे ड्रेनेज, यही तो पड़ा था। अगर दोनों साइड से पानी को जाने का रास्ता मिल गया तो उधर से जाएगा, एक साइड से मिला तो एक साइड से जाएगा। यहां पर ऊपर से जाने का रास्ता मिल रहा है पानी को, जब फाउंडेशन नीचे सेटल कर गई तो अपवर्ड फ्लो ऑफ मडी वाटर। सिंपल, हर एक चीज को दूसरी से जोड़ दूंगा मैं, राइट। कोई भी चीज इंडिविजुअली आपको लगेगी नहीं, सभी चीजें बहुत ही आसान है अगर ध्यान से समझा जाए। along with upward flow of muddy water, इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना, मैं बहुत ज्यादा राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं तो आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूं। दिस फिनोमिना इज नोन एज लिक्विफैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हो, चाहे कोई भी कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो, चाहे किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो, दिस पर्टिकुलर लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पेपर में, किसी भी इंटरव्यू में ये एक ऐसी चीज है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। पूछा जाता नहीं पूछा जाता बात की बात है, पर पोटेंशियल इस चीज के पूछे जाने का है। ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल या इंटरव्यू, कोई भी स्टेज हो आपके पेपर की, सब में ये चीज पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हमने जो किया है वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। गेट के बाद पीएसयू का इंटरव्यू दे रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ दिस फिनोमिना इज नोन एज लिक्विफैक्शन। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली है। तो ये फाउंड कहां किया जाता है, कहां पर ये हमको, वेयर डू वी फाइंड दिस फिनोमिना? तो ये फिनोमिना फाइंड किया जाता है नियर रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे बीचेस वगैरह हैं, उनके पास जो कंस्ट्रक्शन होगी, तो जैसे बीच है, राइट, मुंबई में बीचेस है, गोवा में बीचेस है, सैंड है, इट्स अ टाइप ऑफ सैंड। ठीक है, वहां पे सैंड होती है, तो वो जो सैंड है पानी की वजह से इट इज सैचुरेटेड सैंड। ठीक है, सैचुरेटेड सैंड जो होगी नियर रिवर्स, उसमें क्या होगी, दैट इज सैचुरेटेड सैंड। ठीक है, और अगर वो लूज सैंड हुई तो डेफिनेटली सिस्मिक या डायनामिक इफेक्ट आया। तो अगर आपने प्रॉपर कंसिडरेशंस अपने डिजाइन में कंसिडर नहीं किए हैं तो आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जिसको हमने लिक्विफैक्शन का नाम दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सारी चीजें कंसिडर करके डिजाइन करोगे, फिर इस प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो दिस फिनोमिना इज फाउंड, दिस फिनोमिना is found mainly near river front structures। ठीक है, रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहां पर जनरली सैंड होती है, राइट, तो लूज सैंड होती है जनरली। ठीक है, क्योंकि पानी सैंड को लूज कर देता है, तो जो लूज सैंड होती है उसमें डेफिनेटली आपको लिक्विफैक्शन का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर डिजाइन कंसिडरेशंस नहीं लिए हैं, राइट। तो ये हमारा लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट यहां पर खत्म हो गया। पर हमारा आज का लेक्चर यहां पे खत्म नहीं हुआ। लिक्विफैक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पर लेक्चर खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ग्राफ और रह गया जिसकी डिस्कशन मेरे को आपके साथ करनी है। वो मैंने क्यों नहीं ग्राफ पहले किया? क्योंकि इस फिनोमेना को समझाने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए उसको डिस्कस करना जरूरी है। देखिए वो कौन सा ग्राफ है, that graph is corresponding to
जैसे कि हमने किया था, जो एक्स एक्सिस है उसमें तो हम शीयर स्ट्रेन को ही लेने जा रहे हैं, शीयर स्ट्रेन। पर जो यहाँ पे वाई एक्सिस है इस पे हम लेंगे वॉइड रेशो को। हियर वी विल टेक वॉइड रेशो, वॉइड रेशो को हम लेंगे ऑन दिस वाई एक्सिस स्केल, राइट। तो जो वाई एक्सिस स्केल है इस पे वॉइड रेशो को जब हम प्लॉट करने लगे तो यहाँ पर दो तरीके की वॉइड रेशो हमको देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज E ग्रेटर देन E क्रिटिकल, और सेकंड तरीके की होगी E लेस देन E क्रिटिकल, ठीक है। यहां पर फाइनली दे विल अप्रोच, चाहे वॉइड रेशो इज ग्रेटर देन E क्रिटिकल और इट इज लेस देन E क्रिटिकल, वॉइड रेशो विल फाइनली अप्रोच दिस E क्रिटिकल। यहां पे जो ये वाला एक्सिस है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां पे आपको इस y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो जीरो वैल्यू जनरली हमारी होती है वो जीरो वॉइड रेशो को डिनोट करी, दैट इज डिनोटिंग E क्रिटिकल, ठीक है। E क्रिटिकल को डिनोट करिए, जो इससे ऊपर है उसकी वॉइड रेशो ग्रेटर देन E क्रिटिकल है और जो इससे कम है उसकी वॉइड रेशो लेस देन E क्रिटिकल है। अब बात क्या होती है कि हमारी वॉइड रेशो जो भी हो सॉइल की, जब उसमें हम सिस्मिक या डायनेमिक लोडिंग इंट्रोड्यूस करें तब उस सॉइल की टेंडेंसी होती है, और फाइनली ऐसा हो भी जाता है कि उसकी वॉइड रेशो एक पर्टिकुलर वॉइड रेशो पे आ जाती है जिसको हम E क्रिटिकल का नाम देंगे। अब E लेस देन E क्रिटिकल और E ग्रेटर देन E क्रिटिकल पे कैसा ग्राफ बनेगा, इसको जानने के लिए हम लूज और डेंस सॉइल के जो हमने ग्राफ करे हैं उस पे जाएंगे। जो डेंस सॉइल या डेंस सैंड का हमने ग्राफ पढ़ा है वो हमने कैसा पढ़ा है कि डेंस में होता क्या है, डेंस में एक्चुअली जो वॉइड रेशो है वो कम है, ठीक है। उसमें जब हम शेकी करने लगे तो उसकी वॉइड रेशो जो है, वॉल्यूम कम हुई मतलब वॉइड रेशो कम हुई, ठीक है। तो वॉइड रेशो पहले तो उसकी कम होगी, वॉइड रेशो पहले कम है एक पर्टिकुलर लिमिट। देखिए वैसे तो आपको समझ लग रहा होगा बट स्टिल इतना सा भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता मैं। डेंस और लूज, ठीक है, इसकी वॉइड रेशो ज्यादा है, किससे ज्यादा, E क्रिटिकल। लूज की वॉइड रेशो कम है, किससे कम, E क्रिटिकल, ठीक है। नो ये तो उल्टा लिखा गया, स्ट्रेंथ ज्यादा थी, वॉइड रेशो कम है। डेंस की वॉइड रेशो कम है E क्रिटिकल से, और लूज की वॉइड रेशो ज्यादा है E क्रिटिकल से। वर्ड्स ज्यादा, वॉइड रेशो ज्यादा, वर्ड कम तो वॉइड रेशो कम। डेंस की वॉइड रेशो कम है E क्रिटिकल से, तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि पहले वॉल्यूम कम होगी और मतलब वॉइड रेशो और कम होगी। वॉइड रेशो मतलब E लेस देन E क्रिटिकल, मतलब इसकी बात की जा रही है। वॉल्यूम और कम होगी, वॉइड रेशो और कम होगी, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाती थी, मतलब वॉइड रेशो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो सिमिलर सा बिहेवियर जो वॉल्यूम में देखने को मिला था उसको रेप्लिकेट करने की अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। पहले डिक्रीज, फिर देन इट हैज टू अप्रोच टू E क्रिटिकल, ठीक है। धीरे धीरे ये E क्रिटिकल को अप्रोच करने लग जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला जो हमने वॉल्यूम चेंज का ग्राफ किया था विद रिस्पेक्ट टू शीयर स्ट्रेन, उसके हिसाब से मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूं। उस चीज को थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे शीयर स्ट्रेन वाले एक्सिस को शिफ्ट कर दोगे तो आप देखोगे जो डेल्टा V वाला ग्राफ था सेम ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें E ग्रेटर E क्रिटिकल कौन सी चीज को डिनोट कर रहा होगा, डेफिनेटली लूज सॉइल को। जब ये लूज सॉइल को डिनोट कर रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको डिक्रीज इन वॉल्यूम ही देखने को मिलेगी, और डिक्रीज इन वॉल्यूम को जब मैं डिनोट करूंगा तो इसका जो ग्राफ होता है इट इज लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमको देखने को ग्राफ मिलता है कि इट्स वॉल्यूम कीप्स ऑन डिक्रीज, मतलब जो वॉइड रेशो वो डिक्रीज होती रहती है, और डिक्रीज होते 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 इट अप्रोचेस टू क्रिटिकल वॉइड रेशो। तो ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें क्रिटिकल वॉइड रेशो मैंने आपको बता दिया दैट, उसको मैं अभी लिख भी देता हूं। ये ग्राफ हमने कर लिया, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही आसान ग्राफ था जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
ई क्रिटिकल क्या होते हैं? ई क्रिटिकल, इसका नाम होता है क्रिटिकल वॉइड रेशियो, और ये होती है वॉइड रेशियो विच द सैचुरेटेड सैंड अल्टीमेटली सैचुरेटेड सैंड, आपको जब वॉइड रेशियो की आप बात करोगे ना कि वो क्रिटिकल को अप्रोच कर रही है, तब आपको ये कह के बात नहीं करनी कि लूज की ऐसी होगी, डेंस की ऐसी होगी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और डेफिनेटली लूज और डेंस का बिहेवियर ऐसा होता है, इसलिए वॉइड रेशियो का ऐसा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। पर जब आपको वॉइड रेशियो की बात करनी है, देन यू ओनली हैव टू टॉक अबाउट दैट ई इज ग्रेटर देन ई क्रिटिकल और ई इज लेस देन ई क्रिटिकल, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़े और भी नुआंसेस है, अगर हम इसकी बहुत ही ज्यादा गहराई में जाए ना, तो ट्रायंगल शेयर टेस्ट जब हम करते हैं तो इसमें यहां पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, इसमें थोड़े और भी फेरबदल आ जाते होते हैं, ठीक है। वो पर ज्यादा गहराई में जाके है, इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही उसकी तह तक जाके है चीज वो, राइट। उतना डीप तक जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इतने से इतना क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। और वो चीज वैसे भी ट्रायंगल शेयर टेस्ट को डीपली समझे बिना वो चीज तो वैसे भी समझी नहीं जा सकती, और टेस्ट वो वाला हमको भी करना है। तो वॉइड रेशियो विद द सैचुरेटेड सैंड अल्टीमेटली achieves when subjected to seismic or dynamic लोडिंग, राइट। तो जो वॉइड रेशियो अल्टीमेटली इट इज अचीव्ड बाय सॉइल, ठीक है, उसको हम क्रिटिकल वॉइड रेशियो का नाम दे देते हैं। तो यहां पर अभी हमारा जो आज का लेक्चर है उसको हम यहाँ पर खत्म कर देंगे, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर था, इट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, या गेट के बाद पीएसयूज की इंटरव्यू दे रहे हो, फॉर दैट आल्सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एमटेक करने के बाद कोई इंटरव्यू दे रहा है, देन आल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैंपस इंटरव्यू आप दे रहे हो, देन आल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जब किसी भी स्टेज पे इसके क्वेश्चंस की बात की जाए, तो डेफिनेटली इट बिकम्स हॉटस्पॉट टॉपिक फॉर द इंटरव्यूअर और द क्वेश्चनर और द एग्जामिनर टू आस्क। तो इसी नोट पे हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम और आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।